तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जो कि अम्ल क्षारक एवं लवण है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अम्ल के बारे में पहले जान लेते हैं कि अम्ल जो होता है हमारा, अम्ल लैटिन भाषा के एसिड शब्द से बना होता है, यानी कि जो एक लैटिन भाषा होती है उसके एसिड शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है हमारा खट्टा। अर्थ क्या होगा उसका? खट्टा। तो अम्ल की परिभाषा देख लेते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाएंगे, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको खाने पर वो कैसे फील करते हो? खट्टे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे अम्ल कहलाएंगे। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अम्ल जो होगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि अम्लों को जब हम जल में घोलेंगे तब वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। अम्लों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि सिरका, नींबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्लों के उदाहरण हैं। देखते हैं यानी कि अम्ल किस प्रकार से जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। पहला एग्जांपल दे रखा है हमारा CH3COOH, यानी कि इसको सिरका भी बोला जाता है और एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ये हमारा जल में घुलने पर, या कह सकते हैं इनको जल में घोला जाएगा तब क्या होगा? एसिटेट आयन देगा और हमारा हाइड्रोजन आयन देगा। ऐसे ही दूसरा वाला है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोजन आयन देगा और हमारा क्लोराइड आयन देगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। आगे देखते हैं अम्लों के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा दे रखा है प्रबल अम्ल, दूसरा दे रखा है हमारा दुर्बल अम्ल। बात करते हैं प्रबल अम्ल की। वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, यानी कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से क्या हो जाए? वियोजित हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन आयन को पूरी तरह से वियोजित कर दें जल में, वो हमारे कहलाएंगे प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जैसे कि कुछ उदाहरण दे रखे हैं। एग्जाम्पल H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जाता है। ऐसी HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, या अगला दे रखा है हमारा HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। दूसरा दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे अम्ल जिनको हम जल में घोलेंगे तो वो पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, तब वो हमारे कहलाएंगे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि HCN, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल, या कह सकते हैं सिरका, HCOOH, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ये जो हमारे उदाहरण दे रखे हैं वो दुर्बल अम्ल के हैं, क्योंकि ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, यानी कि अपने हाइड्रोजन आयन को पूरी तरह से वियोजित नहीं करते हैं, इसलिए इनको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। आइए अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि जल में घुलने वाले। तीसरा अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी कि जो नीला लिटमस पेपर होगा या पेपर होगा उसको लाल कर देंगे। चौथा अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं, मतलब कि जिनकी क्रिया से कपड़े, त्वचा, कागज आदि क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको संक्षारक प्रकृति के कहते हैं। पांचवा अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है कि इनके अम्लों के अंदर। बात करते हैं हम अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। तो पहला गुण है रासायनिक, धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी कि जो धातुएं सक्रिय होती हैं, यानी कि क्रियाशील धातुएं होती हैं, उनसे क्रिया करके क्या करते हैं? धातु लवण बनाएंगे और हमारा क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। यानी कि कोई धातु ली और अम्ल लिया, इनकी रिएक्शन कराने पर धातु लवण बना और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल, हमने धातु ले ली है Fe, यानी कि सक्रिय धातु है, और हमारा अम्ल ले लिया हमने HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। जब आयरन की हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाएगी तब क्या होगा? हमारा बन जाएगा आयरन क्लोराइड। क्यों? क्योंकि जो हमारा आयरन है ये सक्रिय धातु है, तो अम्लों से क्रिया करने के बाद क्या बना देता है? धातु लवण बना देता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन 2 है, Cl 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, Cl 1 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पूरे यौगिक की से 2 से गुणा करा देंगे, तभी हमारी रिएक्शन पूरी संतुलित हो जाएगी। एक अपवाद आता है बेटा, कॉपर HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है।
सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो पिछली वीडियो में हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में बात की थी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं होती हैं वो सारी क्रियाशील होती हैं और हाइड्रोजन से नीचे जो होंगी वो कम क्रियाशील होती हैं। तो हमारा जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है क्रियाशीलता के क्रम में, तो इसलिए कोई भी अभिक्रिया इसमें नहीं होगी। दूसरा है हमारा रासायनिक गुण धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनाता है। तो जैसे कि हमने धातु कार्बोनेट लिया, अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर धातु लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हमारा जल बनेगा। जैसे कि धातु कार्बोनेट यानी कि धातु होगी और साथ में कार्बोनेट होगा यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे हमने अम्ल ले रखा है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया कराने पर धातु लवण बनेगा। क्या बनेगा? धातु लवण यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कैसे बना? कैल्शियम पे +2 का चार्ज होता है, Cl पे यानी कि हमारा -1 का चार्ज होता है। ये अपने चार्जों को या आयनों को कह सकते हैं अदला बदली कर लेते हैं। तो कैल्शियम Cl का 1 आ जाता है और Cl पे कैल्शियम के 2 आ जाते हैं। इस प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। साथ में हमारा CO3 है यानी कि CO3 से एक O हट गया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना। एक हमारा यहाँ हाइड्रोजन बचा था और एक O यहाँ वाला, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? जल बन गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इधर 2, तो हम क्या करें? पूरी योगी की हम क्या कराएंगे? गुणा करा देंगे 2 से। तो हमारा हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, Cl भी 2, इधर भी Cl 2 और हाइड्रोजन भी 2। तो इस प्रकार धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराकर धातु लवण बनेगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। किसकी? जब हम अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे तब। तीसरा रासायनिक गुण है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके धातु लवण और जल बनाते हैं। यानी कि धातु ऑक्साइड होगा, अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर धातु लवण और साथ में हमारा जल बनेगा। जैसे कि हमने धातु ऑक्साइड ले रखा है जिंक ऑक्साइड और अम्ल ले रखा हमने H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो Zn हमारा किसके साथ चला जाएगा? SO4 के, बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट। हमारा हाइड्रोजन बचा यहाँ पर और हमारा क्या बचा? O बचा यानी कि ऑक्सीजन। तब हमारा क्या बन गया? जल बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ अम्लों की अभिक्रिया कराने पर क्या बनते हैं? धातु लवण बनेंगे और हमारे जल बनेंगे। आइए अम्लों के उपयोगों के बारे में जानते हैं। पहला उपयोग हमारा दे रखा है जैसे कि बैटरी, प्लास्टिक, खाद्य निर्माण आदि में अम्लों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, सोने व चांदी के शोधन में, यानी कि सोना और जो चांदी का शुद्ध रूप होगा उसको प्राप्त करने के लिए अम्लों का उपयोग किया जाता है। तीसरा, लोहे की चादरों को साफ करने के लिए और कपड़े रंगने में। चौथा, विस्फोटक बनाने, यानी कि जो विस्फोटक होते हैं जैसे कि बम वगैरह होते हैं या पटाखे वगैरह होते हैं, इसको बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पांचवा, नाइट्रिक अम्ल को शोरे का अम्ल भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल हमारा HNO3 होता है, इसको शोरे का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि ये जो बनाया जाता है शोरे यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट को और जो सिल्वर होता है उसके शोधन में उपयोग में लाया जाता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और अगली वीडियो में हम क्षारक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।